हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी टेड ह्यूज के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। स्पेशली हम यहाँ पे जो कवर अप कर रहे हैं वो EMRS के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है, EMRS के सिलेबस में जो भी लिटरेचर पोर्शन में राइटर्स मेंशन हैं उन सभी के हम MCQs को सॉल्व कर रहे हैं एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में। तो इससे पहले टेड ह्यूज से पहले जितने भी राइटर्स थे उनके हम MCQs पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी उन्हें किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर एक राइटर की, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग एल्स इज डैश बिसाइड द क्लॉक्स लॉनलीनेस। तो यहाँ पर देखिए टेड ह्यूज के एक पर्टिकुलर वर्क से ही लाइन है, इसको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ब्लैंक में क्या आना चाहिए। समथिंग एल्स इज डैश बिसाइड द क्लॉक्स लॉनलीनेस। ऑप्शंस आर लर्किंग, ब्रीदिंग, साइलेंट या फिर अलाइव। समथिंग एल्स इज लर्किंग, ब्रीदिंग, साइलेंट या फिर अलाइव। क्या होगा राइट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है समथिंग एल्स इज अलाइव। अलाइव बिसाइड द क्लॉक्स लॉनलीनेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉक्स फीचर इज नॉट मेंशन बाय द स्पीकर। तो इन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर पोएम में फॉक्स के फीचर्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि फॉक्स के कौन से फीचर को मेंशन नहीं किया है राइटर ने। ऑप्शन है इट्स शैडो, इट्स आई, इट्स नोज, इट्स टेल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं टेड ह्यूज को क्या माना जाता है, एक चिल्ड्रन राइटर के रूप में जाना जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है इट्स टेल। ओके, तो टेल जो फीचर है इसके बारे में कुछ नहीं कहा है राइटर ने, बाकी इन फीचर्स को मेंशन किया है फॉक्स के, शैडो को, आई को और नोज को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्लो स्टेडी पेस एस्टैब्लिश्ड इन स्टैंजा फर्स्ट एंड सेकेंड। ये भी सेम पर्टिकुलर उसी वर्क से है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंट्रीब्यूट, ये कह रहे हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट। तो ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टू स्लो स्टेडी पेस एस्टैब्लिश्ड इन स्टैंजा 1 एंड 2। जो स्लो और स्टेडी पेस एस्टैब्लिश हो रहा है उसको एस्टैब्लिश करने में किसका कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टैंजा 1 और 2 में? लॉन्ग वोवल्स का, स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, अल्टरनेशन ऑफ एस साउंड्स का या फिर न्यूमरस मोनोसिलेबिक वर्ड्स का। तो स्टैंजा 1 और 2 का यहाँ पे फॉर्मेशन देखना है। फॉर्मेशन में आपको पता चलेगा कि इसके फॉर्मेशन में किस चीज का कंट्रीब्यूशन नहीं है इनमें से। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है न्यूमरस मोनोसिलेबिक वर्ड्स का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, न्यूमरस मोनोसिलेबिक वर्ड्स। तो इनका इस्तेमाल नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द थॉट फॉक्स अपीयर इन विच ऑफ ह्यूज कलेक्शन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए वो पर्टिकुलर पोएम जिसके पिछले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए, द थॉट फॉक्स, ये बेसिकली टेड ह्यूज के कौन से पोएटिक कलेक्शन से रिलेटेड है? ऑप्शन है टेल्स ऑफ ओविड, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, बर्थडे लेटर्स या फिर द हॉक एंड द रेन। तो बताइए कौन से पर्टिकुलर वर्क से या कौन से पोएटिक कलेक्शन से रिलेटेड ये पोएम है द थॉट फॉक्स? सोचिए, आंसर कीजिए।
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द हॉक एंड द रेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द हॉक एंड द रेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th, द फॉरेस्ट बेस्ट symbolizes। Options are a difficult task, the speaker's mind, fear of the unknown या फिर the speaker's anxiety। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्क में जो फॉरेस्ट है वो सबसे बेस्ट तरीके से किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? एक डिफिकल्ट टास्क को, स्पीकर के माइंड को, फियर ऑफ द अननोन, अननोन का जो फियर है उसको, या फिर स्पीकर्स एंजाइटी। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है द स्पीकर्स माइंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्पीकर के माइंड को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, टुवर्ड्स the end of the poem the speaker concentrates on an image of the foxes। तो हम देखते हैं पोएम के एंड में क्या होता है, स्पीकर कंसंट्रेट करता है एक पर्टिकुलर इमेज पे, जो फॉक्स की कैसी इमेज थी? फॉक्स शैडो, फॉक्स पॉ प्रिंट्स, या फिर नोज, या फिर आईज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, पोएम के एंड में स्पीकर जो कंसंट्रेट करता है वो एक पर्टिकुलर इमेज होती है, किस चीज की? फॉक्स की आई की। ओके, फॉक्स नोज, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फॉक्स आई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लोमड़ी की आंख की एक इमेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज which is not a theme of thought, the thought fox। इनमें से ये बताना है द थॉट फॉक्स की कौन सी पर्टिकुलर थीम नहीं है। ऑप्शंस आर डिविनिटी, नेचर, इंस्पिरेशन, द एक्ट ऑफ राइटिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर द थॉट फॉक्स की थीम कौन सी नहीं है ये आपको फाइंड आउट करना है। डिविनिटी नहीं है, नेचर नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, या फिर एक्ट ऑफ राइटिंग नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप इसमें पोएम को जब रीड आउट करोगे तो देखोगे कि इसमें जो डिविनिटी है ये कोई थीम नहीं है इस पोएम की, ठीक है। डिविनिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, which traditional symbol of inspiration is notably absent in the poem। तो यहाँ पे कौन सा वो ट्रेडिशनल सिंबल है इंस्पिरेशन का जो एब्सेंट है पोएम में? ऑप्शन है अ लवर, मनी, अ फायर, या फिर स्टार। स्टार्स। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। जिसे इंस्पिरेशन का एक ट्रेडिशनल सिंबल समझा जाता है वो यहाँ पर एब्सेंट है इस पर्टिकुलर पोएम में, तो वो कौन सा सिंबल है? अ लवर, मनी, अ फायर, या फिर स्टार्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है स्टार्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्स। ये भी क्वेश्चन क्या कहाँ से है? तो द थॉट फॉक्स से ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच बेस्ट डिस्क्राइब द पोएम्स टोन। तो ये क्वेश्चन भी आपका द थॉट फॉक्स से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या विच बेस्ट डिस्क्राइब द पोएम्स टोन। तो पोएम की टोन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? किस वर्ड से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोएम की टोन क्या थी? मॉर्नफुल, सोम्बर, कंटेम्पलेटिव, होपफुल।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। मोurnफुल है, सोमबर है, कंटेम्पलेटिव है या फिर होपफुल है। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है कंटेम्पलेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द मेन टोन ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट इज द फॉक्स's आई इज। तो फॉक्स की जो आंख होती है वो कैसी होती है? ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड। देखिए यहाँ पे आपको जेन्युइन आंसर नहीं करना है, मतलब आप अंदाजा लगाने लगे। आपको पोएम के अकॉर्डिंग देखना है और बताना है कि पोएम में पोएट ने क्या कैसा कलर बताया है। अगर पोएट ने पोएम में रेड कलर भी बताया होता तो आपको रेड ही आंसर करना होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉक्स's आई इज, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, फॉक्स's आई इज ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ग्रीन बताई गई है फॉक्स की आंख। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स अकर इन द पोएम। तो इनमें से किस तरीके की साउंड जो है वो पोएम में अकर होती है। पोएम कौन सी है? पोएम वही है द थॉट फॉक्स। ऑप्शन है अ क्लॉक टिक, क्या ये वाली साउंड है क्लॉक की टिक की, या फिर फायर्स क्रैकल, या फिर स्क्रैच ऑफ अ पेन, अ फॉक्स बार्क। कौन सी साउंड है? क्लॉक टिक, फायर्स क्रैकल, स्क्रैचेस ऑफ पेन, या फिर अ फॉक्सेस बार्क। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अ क्लॉक टिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लॉक की टिक वाली आवाज है। नेक्स्ट इज द फॉक्स डज नॉट। ऑप्शन है पोज नेक्स्ट टू अ स्टेप, अप्रोच द हाउस, स्निफ अ ट्री ब्रांच, स्टेप केयरफुली थ्रू द स्नो। तो क्या नहीं करता है फॉक्स? द फॉक्स डज नॉट। सोचिए, आंसर कीजिए। पॉज नेक्स्ट टू अ स्टेप, या फिर अप्रोच द हाउस, नेक्स्ट इज स्निफ अ ट्री ब्रांच, स्टेप केयरफुली थ्रू द स्नो। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है अप्रोच द हाउस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13 इन लाइन 15 लेम मीन्स डैश। तो लेम का अर्थ क्या है? लाइन 15 में दिया गया है ये इसी पोएम में द थॉट फॉक्स में। तो लाइन नंबर 15 में जो वर्ड दिया है लेम, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्विक एंड ईगर, स्लो, लिम्पिंग, हिप, फैशनेबल, कॉशियस, या फिर कंसीडर्ड। क्विक एंड ईगर, स्लो एंड लिम्पिंग, हिप एंड फैशनेबल, cautious and considered. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। लेम। यस, लेम का जो मीनिंग है वो है स्लो एंड लिम्पिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्लो एंड लिम्पिंग। नेक्स्ट इज 14 विच एडजेक्टिव इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब द फॉक्स और पार्ट्स ऑफ द फॉक्स। तो इनमें से वो कौन सा एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल फॉक्स को डिस्क्राइब करने में या फिर फॉक्स के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने में किया गया है। ऑप्शन है बोल्ड, डार्क, डेलिकेट, नीट। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब नहीं करता है किसे? फॉक्स को और फॉक्स के पार्ट्स को। बोल्ड, डार्क, डेलिकेट, नीट। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डार्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डार्क। नेक्स्ट इज 15, एज अ चाइल्ड ह्यूज वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद डैश। ऑप्शन है आर्किटेक्चर, माइथोलॉजी, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। एज अ चाइल्ड ह्यूज वाज प्री ऑक्यूपाइड विद आर्किटेक्चर, माइथोलॉजी, प्लांट्स, एनिमल्स। यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा एनिमल्स। तो ये प्री ऑक्यूपाइड थे किसके साथ में, एनिमल्स के साथ में, बहुत ज़्यादा, जब ये बच्चे थे उस समय पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द पोएम द पेज इज डैश। पोएम के एंड में क्या होता है, पेज कैसा होता है। ऑप्शन है एम्प्टी, टॉर्न, प्रिंटेड या डार्क। पेज क्या था, पेज खाली था, फटा हुआ था, प्रिंटेड था या डार्क था। What was the condition of the page at the end of the poem? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, राइट आंसर इज प्रिंटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो प्रिंटेड है। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम मूर टाउन डायरी। देखिए पोएम का नाम ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूर टाउन डायरी किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टेड ह्यूज, विलियम ब्लेक। तो यू कैन इजीली आंसर इट। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, मूर टाउन डायरी। यस, ये वर्क लिखा गया है टेड ह्यूज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टेड ह्यूज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, टेड ह्यूज स्विच्ड हिज फील्ड ऑफ स्टडी एट कैम्ब्रिज आफ्टर डैश। ऑप्शन है he decided to write poetry, he failed his first exam, he had a startling dream, he met Sylvia Plath। क्या होगा इसका राइट आंसर। टेड ह्यूज क्या करते हैं, स्विच्ड हो जाते हैं, मतलब मूव ऑन कर जाते हैं वहां से। हिज फील्ड ऑफ द स्टडी एट कैम्ब्रिज आफ्टर, किस चीज के बाद में, किस घटना के बाद में। ही डिसाइडेड टू राइट पोएट्री, या फिर ही फेल्ड हिज फर्स्ट एग्जाम, ही हैड अ स्टार्टलिंग ड्रीम, या फिर ही मेट सिल्विया प्लाथ। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the right answer? He had a startling dream. Option number C is the correct answer. Next is I dash this midnight moment's forest. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस ब्लैंक को कंप्लीट करना है, एग्जैक्टली सही लाइन क्या है वो बताना है। आई डैश दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट। ऑप्शन है इमेजिन, यानी आई इमेजिन दिस मिडनाइट, या फिर आई कंटेम्पलेट दिस मिडनाइट, या फिर आई गेज अपॉन दिस मिडनाइट, या फिर आई पेंट दिस मिडनाइट। क्या होगा राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। ब्लैंक में कौन सा वर्ड मोर सूटेबल है लगाने के लिए। इमेजिन, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेट, गेज अपॉन, या फिर पेंट। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा इमेजिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इमेजिन। नेक्स्ट इज 18,
What figure did Hughes see in a dream? बताइए, ह्यूजेस ने अपने स्वप्न में क्या देखा था? ऑप्शन है अ टॉकिंग फॉक्स, अ मैन्स हेड ऑन अ फॉक्स बॉडी, अ मैन विद अ फॉक्सेस हेड, या फिर अ फॉक्स वॉन्डरिंग इन द स्नो। What should be the right answer? बताइए, पोएट क्या देखते हैं अपने ड्रीम में? What figure did Hughes see in dream? Talking fox, man's head on a fox's body, a man with a fox's head, या फिर a fox wandering in the snow। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा a man with a fox head. Option number C is the correct answer. This was the dream of Ted Hughes. Okay. Next is 21. It enters the dark dash of the head. तो blank में क्या आना चाहिए? It enters the dark dash of the head. Options are: it enters the dark hole, dark abyss, dark night, dark forest। What should be the right answer? Yes, it enters the dark hole. Okay, option number A is the correct answer, dark hole. It enters the dark hole of the head. Moving to the next question. 22. The genre of the thought fox is modern poetry and dash. तो इस ब्लैंक में क्या कंप्लीट करेगा इस सेंटेंस को? द जॉनर ऑफ द थॉट फॉक्स, तो हम देख सकते हैं कि जो इनकी पोएम लिखी गई है द थॉट फॉक्स, उसका मेन जॉनर क्या है? इज मॉडर्न पोएट्री और मॉडर्न पोएट्री एंड ब्लेजन, सोनेट, यूलॉजी, आर्ट्स पोएटिका। Yes, what should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आर्ट्स पोएटिका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्ट्स पोएटिका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द पोएम्स क्लाइमैक्स अकर्स व्हेन डैश। तो इस पोएम का, इस पर्टिकुलर पोएम का क्लाइमैक्स हमें कब देखने को मिलता है? व्हेन द फॉक्स स्निफ्स द ट्विंग, द स्पीकर नोटिस दैट द स्काई इज स्टिल स्टारलेस, द स्पीकर फिनिशेस द पोएम, या फिर द हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स एंटर्स द स्पीकर्स हेड। What should be the right answer? इस पोएम का, पोएम कौन सी है? द थॉट फॉक्स। पोएम का नाम ध्यान रखना है। द थॉट फॉक्स का जो क्लाइमैक्स है वो कब अकर होता है? तो इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो है द हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स enters the speaker's head. Option number D is the right answer. ठीक है, the hot sting of fox enters the speaker's head. Moving to the next question. 24th is Ted Hughes was born in. तो देखिए, इस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक से भी रखे हैं कि टेड ह्यूज का जन्म कब हुआ था एग्जैक्टली। ईयर तो यहाँ पे है ही, आप आंसर कर ही सकते हो। आपको मंथ और डेट भी बतानी है। और कहां पर इनका जन्म हुआ था वो पर्टिकुलर जगह का नाम भी बताना है। यस, 1930 में इनका जन्म होता है। और 1930 में भी मंथ कौन सा था? अगस्त 17। ठीक है, 17th of August 1930। ओके, और जन्म कहाँ पर होता है इनका? इंग्लैंड में।
Okay, now moving to the next question. 25th is where was Ted Hughes born? लीजिए ये क्वेश्चन भी आ गया है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ? लंदन यूके, मैनचेस्टर यूके, या फिर बर्मिंघम, या फिर माइथोल मेरियोड यूके। तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम भी बताना है। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लैंड में जन्म हुआ, इंग्लैंड में भी कौन सी जगह है वो जहां पर इनका जन्म होता है? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, या फिर माइथोल मेरियोड है। तो इसका राइट आंसर भी यही है, माइथल मेरियोड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ही इनका टेड ह्यूज का जन्म होता है। नेक्स्ट इज टेड ह्यूज डाइड इन लंदन इन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। जैसे कि आपको पता है जन्म कब हुआ, 17 अगस्त 1930 को। मृत्यु कब होती है इनकी? 1997, 1998, 2000, 2001। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इनकी जो डेथ होती है वो 1998 में होती है और मंथ अक्टूबर 28 को। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1998। नेक्स्ट इज 27 व्हेन वाज सिल्विया प्लाथ मैरिड विद टेड ह्यूज। तो जैसे कि आप जानते हो बहुत ही फेमस हैं ये भी, सिल्विया प्लाथ भी। और सिल्विया प्लाथ की शादी टेड ह्यूज से कब होती है? 1956 में, 1957, या फिर 1958, 1959? विच वॉज द ईयर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए इनकी शादी जो होती है वो होती है 1956 में। ठीक है, और सिल्विया प्लाथ फिर 1963 में सुसाइड कर लेती हैं। ठीक है, और इनका जो डिवोर्स हुआ था वो 1962 में हुआ था आई गेस। ठीक है, मतलब अपनी मृत्यु के एक साल पहले ही 1962 में। ओके, इसीलिए ब्लेम डाला जाता था इन पे, टेड ह्यूज पे, कि इन्हीं की वजह से उन्होंने सुसाइड की थी। नेक्स्ट है हु वाज कैरोल ओर्चार्ड। अब कैरोल ओर्चार्ड कौन थी? हिज सिस्टर, हिज मदर, हिज वाइफ, हिज डॉटर? क्या होगा इसका राइट आंसर? कैरोल ओर्चार्ड। यस, शी वॉज हिज सेकेंड वाइफ। ध्यान रखना है, सिल्विया प्लाथ के बाद इन्होंने इनसे शादी की थी, कैरोल ओर्चार्ड से। और शादी कब की थी इन्होंने की थी 1970 में। ठीक है, तो 1970 से फिर ये लास्ट तक, जब तक इनकी मृत्यु होती है 1998 में ह्यूज की, तब तक इनकी वाइफ रहती हैं। ओके, नाम था इनका कैरोल ओर्चार्ड। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिज वाइफ। नेक्स्ट इज 29 व्हाट वाज द नेम ऑफ टेड ह्यूज मदर। तो टेड ह्यूज की मदर का नेम क्या था? ऑप्शंस आर डायना ब्लैक स्मिथ, मारिया स्टीफन, एडिथ फेरर, नन ऑफ दीज। बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What was the name of Ted Hughes' mother? Yes, right answer is option number C, Edith Ferrer. Next is
क्वेश्चन नंबर 30, द पोएम क्रो रिटन बाय। तो ये क्रो नाम की पोएम, देखिए आप देख सकते हो एनिमल पर भी काफ़ी सारी पोएम्स इन्होंने लिखी है। जैसे अभी हमने द थॉट फॉक्स की इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आप देख रहे हो क्रो नाम की पोएम भी किसके द्वारा लिखी गई है? सिल्विया प्लाथ, टेड ह्यूज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम ब्लेक। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, टेड ह्यूज। कब पब्लिश होती है पोएम क्रो? ये होती है 1970 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा ईयर था? 1970। ये वही ईयर था जिसमें ये कैरोल ओर्चार्ड से भी शादी करते हैं। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, प्लस कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताना है। अगर कोई सजेशन है उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है, आप दे सकते हैं कोई सजेशन, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।